हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो कक्षा 12 वाले यानी इंटरमीडिएट के छात्र के लिए है, जो इस बार 2023 में बैठने वाले हैं। विषय है आपका बायोलॉजी। तो आपका बायोलॉजी का ये सेट आपको तैयार किया गया है, चौथा सेट है आपका। तो देखिए किस तरह से अनुसार आपका बनाया गया है। ये अग्रवाल का है, जीव विज्ञान कक्षा 12 का। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको आपके मॉडल पेपर की दुनिया में, जहां आपको बहुत सहूलियत मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में। तो ये है आपका पेपर। ये देखिए, ये है पेपर, आपको समझ दिया ही गया है। चौथा मॉडल पेपर आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो ये आ रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित सही विकल्प को आपको चुनना है। तो चुन करके आपको बताने हैं कि कौन से पेपर इस मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है। ये आपको बताने हैं कि कौन सा आपका आभासी फल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका सेब, स्ट्रॉबेरी, आम या फिर अखरोट। ठीक है, तो आपका कौन सही है? अखरोट। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आप अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकोष्ठ क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक जो आपका है वो क्या है? आउग। ये आपका पहला क्वेश्चन सही है, मतलब पहला ऑप्शन ये यूजी। ठीक है, तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ठीक है, तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक ये कौन है आपका? ये आपका है वाहित मल। क्या है? वाहित मल। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चौथा है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है कि घड़ियाल पुनर्वास कुकरेल स्थित है कहाँ? ये लखनऊ में। ठीक है, तो ये आपके तो दो विकल्पीय प्रश्न हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको लिखित परीक्षा में देना है। लिख करके टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, टेप्टम यह बड़ी पतली भित्ति युक्त सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं में सबसे आंतरिक स्तर है। यह कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। ये पोषक ऊतक है जो परिवर्धनशील परागकणों को पोषण देता है। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी में केंद्रक में बीजाणुजनक ऊतक उपस्थित होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया लघु बीजाणु कहलाती है, यह प्रक्रिया लघु बीजाणुजनन कहलाती है। ठीक है, टेप्टम की ये बात है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़े विपरीत लक्षण को लिया था? तो देखिए ये है आपके, देखिए आपको समय नहीं गंवाना है क्योंकि कम समय में ज़्यादा आपको हल करने हैं। तो आप लोग बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षण को लिया था। ठीक है, लक्षणों का चयन किया था। कौन कौन से हैं उसमें? बीज के रंग थे, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव होता है? फील पाँव जिसको कहते हैं, एलिफेंटिस यानी फील पाँव रोग किससे होता है? तो आप जानते हैं कि ये रोग बोचेरेरिया ब्रैंकाइटिस से होता है। फाइलेरिया क्रेम जिसका वैज्ञानिक नाम बोचेरेरिया ब्रैंकाइटिस है, जिसके द्वारा यह रोग होता है, यह लिम्फ वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में होता है। ठीक है, इसके द्वारा होने वाले रोग का नाम है फील पाँव या हाथी पाँव। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आरडीएनए में आर क्या है? आरडीएनए में आर आपको बताने आर क्या है। तो देखिए आर ये है आपका, आरडीएनए में आर जो है, आर से अभिप्राय जो है रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजन है, यानी रिकॉम्बिनेंट है।
रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसे आर डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो आर का अर्थ होता है रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत का है, निकेत किसे कहते हैं? वह स्थान विशेष जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहते हैं। यह पर्यावरण उसके विशेष संरचनाओं और अनुकूलनों, शरीर क्रियात्मक संयोजनों तथा विकसित व्यवहारपरक प्रतिरूपों को निर्धारित करती हैं। ठीक है, निर्धारित से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखो। तो पूरा नाम आपको इस तरह से लिखना है, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जीआईएफटी का क्या है, गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये दोनों का विस्तार रूप है। ठीक है, तो ये इसके जो विस्तार रूप है आपके आईवीएफ और जीआईएफटी के, तो ये है आपका। ठीक है, कह रहा है आसंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। आसंग जनन क्या है? देखिए, आसंग जनन क्या है? आवृतबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण व बीजाणुभूत का निर्माण क्या कहलाता है? आसंग जनन कहलाता है। ठीक है, समझिए बात। अगला क्वेश्चन, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, यह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की संख्या 46 से अधिक 44 धन XXY धन 44 धन XXXXY। टर्नर सिंड्रोम की संख्या कितनी है? ये 45 अंडर ब्रैकेट 44 प्लस XO। ठीक है, ये आपका टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दोनों का गुणसूत्रों की संख्या है। अल्कोहल दुरुपयोग से आप क्या समझते हैं? आपके को प्रभाव लिखना है। अल्कोहल ड्रग के तत्कालीन प्रभाव का प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, वक्रता और हिंसा के रूप में व्यक्त है। इससे अत्यधिक सेवन से श्वसनघात, हृदयघात अथवा मस्तिष्क रुधिर स्राव के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। अल्कोहल के प्रयोग से शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज में अनुपस्थित व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोह व्यवहार, परिवार और मित्रों में बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन का घटना बढ़ना आदि इसके प्रभाव है। ठीक है, धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति चोरी का भी सहारा लेते हैं। जैव विविध हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता होती है तथा इसके प्राकृतिक आवास का खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदी क्षेत्र या सप्त स्थल कहलाते हैं। पृथ्वी में भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र है। संसार में 34 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, 34 हॉटस्पॉट हैं। अगला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं? परागण आप जानते हैं कि वो परागण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, एक है स्वपरागण और एक है परपरागण। तो स्वपरागण देखिए किसे कहते हैं? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये द्विलिंगी एकलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती हैं। पादपों में स्वपरागण के लिए अन्य युक्तियाँ समकाल्पकता तथा अनुमीलिता है। ठीक है, समकाल्पकता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि निमीलिता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, जैसे खट्टी मोटी है, कनकौवा है। और दूसरा है परपरागण। परपरागण में एक पुष्प के वर्तिकाग्र कण उसी पुष्प के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परपरागण कणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। यह निम्न प्रकार से होता है, जैसे वायु के द्वारा परागण।
है ना, मक्का है, बाँस है, गन्ना है। जल द्वारा परागण वर्सनेरिया है, कमल है। कीट द्वारा परागण जिसमें कीटों से परागण एक मतवर्ती कार्य पर पहुँचते हैं, साल्विनिया है, रात की रानी है, ठीक है। प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अपरा, अपरा यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन यानी कम समय में आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय कम लगे और आपका पूरा वीडियो भी हो जाए। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपने वीडियो को निहारते रहें, देखते रहें। अपरा क्या है? वह संरचना है जिसके द्वारा जरायु यानी स्तनधारी का विकास भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मातृक यानी माता से गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। भ्रूण बाह्यकाल की प्रकृति या उद्गम के आधार पर अपना पीतक कोश जैसे मेटाथीरिया, मार्सुपियल्स, कैरियोलेंटोइक तथा जरायुज प्रकार के होते हैं। भ्रूणों के आधार पर अपरा निम्न प्रकार के होते हैं, पहला पीतक कोश अपरा, कैरियोलेंटोइक और जरायुज अपरा। तो पीतक कोश अपरा क्या है? इसमें अपरा पीतक कोश से बना होता है जैसे कंगारू में। कैरियोलेंटोइक में क्या है? इसमें अपरा कैरियन तथा पैलेंटाइन झिल्लियों से बनता है जैसे मनुष्य में। और जरायुज अपरा में इसमें अपरा कैरियन झिल्ली से बना होता है जैसे यूथेरियन प्राणियों में। अपरा के कार्य देखिए क्या है? अपरा के द्वारा विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन देना, ठीक है। जब पेट में बच्चा होता है तो ये अपरा के द्वारा ही उसको पोषण मिलता रहता है और खासकर ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ऑक्सीजन और पोषक आहार कौन देता है? अपरा देता है। अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर में विषण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन का भी कार्य करता है। अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है या मानव के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को ही भ्रूण में प्रवेश करने देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था में बनाए रखने और शिशु जन्म तक सहायक है। क्लियर? अप्रभावित तथा सप्रभाविता में विशेष स्पष्ट कीजिए, में विभेद स्पष्ट कीजिए। तो पहला है अप्रभाविता। यौन पीढ़ी की संतति में जब कोई लक्षण प्रभावी या अप्रभावी न होकर के मध्यवर्ती परिणाम देता है, गुलाबाश तथा लाल सफ़ेद पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर यौन पीढ़ी में गुलाबी रंग हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रारूपी होता है। जब इन यौन पीढ़ी में पादपों में स्वनिषेचन करा जाता है तो यौन 1:2:1 प्रभावित होता है, ठीक है। सप्रभावी में देखिए इसमें क्या है? इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से यौन पीढ़ी में ही प्रकट होते हैं। यदि लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो दोनों के लक्षण आपको दिखाई देंगे। क्या? चित्त कबरा, ठीक है। तो सप्रभाविता हो जाता है, दोनों के लक्षण साथ साथ आपको दिखाई देते हैं तो उसे सप्रभाविता कहते हैं। जैव विविधता का महत्व बताना है आपको। जैव विविधता के महत्व क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रिया करते हुए पादपों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न जातियों, रचना, आकार ये सब का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। एडवर्ड वो विल्सन को जैव विविधता का जनक कहते हैं। भारत की विविध जलवायुगत स्तराकृत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। यहाँ तक कि हिमालय के शीतोष्ण परितंत्र, दक्षिण क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मध्य में दोनों के पर्णवाती वन, पश्चिम में मरुस्थल आदि हैं, ठीक है। ये सब देखते रहे आप। जैव विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है अनुवांशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता और तीसरा है समुदाय विविधता। तो देखिए पहला है अनुवांशिक विविधता। इस विविधता से तात्पर्य एक ही जाति में पाए जाने वाले विभिन्नता से है। यह विविधता वातावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन और स्वास्थ्य प्रजनन के लिए उपयोगी है। यह जातिकरण और नई जाति के उद्विकास में सहायता करती है। जातीय विविधता क्या है? किसी जाति के प्रति इकाई क्षेत्र संख्या को जात प्रचुरता कहते हैं। जात प्रचुरता जितनी अधिक होती है, जातीय विविधता भी उतनी ही
अधिक होती है। ठीक है। समुदाय या पारिस्थितिकी विविधता, समुदाय विविधता या जैवीय समुदाय विविधता में विभिन्नता दर्शाई गई है। पारिस्थितिकी के स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ठीक है। कह रहा है जैव विविधता संरक्षण, अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता संरक्षण विधियों का वर्णन करिए। देखिए, हमारे देश में प्रकृति संरक्षण के प्रयास वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित है। पहला है सन 1952 में वन्य जीवन भारतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। 2 जुलाई 1955 को संपूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1980 में भारत में भी जैव संरक्षण हेतु एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण नीति को दिशा निर्देश देना, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, शिक्षा एवं सामाजिक चेतना का विकास करना। पर्यावरण विभाग को सलाह देने हेतु NCEP नामक गठन के अतिरिक्त पर्यावरण शोध संगठन एवं INMBC जैसे संस्थाओं को स्थापित करना है। NCEP के दिशा निर्देशों पर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय वन नीति को भी घोषणा है। ठीक है, ये सब घोषणा की गई है ताकि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता है, उसको बनाए रखा जाए। ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं? पहला है सर्वप्रथम पेरिस में 1902 में प्राकृतिक संरक्षण की एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर सभी यूरोपीय देशों ने हस्ताक्षर किए। दूसरा है स्विट्जरलैंड ने सन 1948 में प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका नाम प्राकृतिक स्रोतों से संरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष नामक एक सहायक संगठन भी स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। भारत में WWF का मुख्यालय मुंबई में है, जो 1969 से कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन का निर्माण। ये आपको इसमें देखना है वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा और इंसुलिन परिवर्धन। तो देखिए, टीका परिवर्धन यानी वैक्सीन प्रोडक्शन क्या है? टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, लेकिन राजजनक की दुर्बल और अक्रिय रहने की तकनीक को लुईस पास्चर द्वारा खोजा गया। टीकों में रोगाणुजनक का दुर्बल एवं अक्रिय रूप निलंबित होता है, जो शरीर में प्रवेश के उपरांत प्राथमिक प्रतिरक्षी प्रतिवेदन एवं तथा B एवं T स्मृति कोशिकाओं के उत्पादन है। जब टीकायुक्त व्यक्ति उसी रोगाणु द्वारा संक्रमित होता है, तो उपस्थित B एवं T स्मृति कोशिकाएं प्रतिजन को शीघ्रता से पहचान लेते तथा आक्रमणकारी एवं लसिकाणु तथा प्रतिरक्षों द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। जीन चिकित्सा में देखिए, जीन चिकित्सा जीन अनुवांशिक रोगों का इलाज किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में प्रविष्ट करवाया या किया जाता है, वह जीन चिकित्सा कहलाती है। इस विधि में भ्रूण अथवा शिशुओं में जीन जनित रोगों की पहचान व निदान की विधि अपनाई जाती है। ठीक है। गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, यह एक प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग होता है।
इसको बबल बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह रोगी गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एक एंजाइम एडेनोसिन के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला है इंसुलिन। मानो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की अपूर्णता रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और मधुमेह नामक रोग हो जाता है। सर्वप्रथम 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन को खोजा था। प्रारंभ में मधुमेह रोगी के उपचार हेतु इंसुलिन सूअर तथा गायों से प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार से 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 800 से 1000 किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती थी। यह इंसुलिन मानव की संरचना में कुछ भिन्न या इनसे कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, ये सब है। एफ सेंगर ने इन खोज के लिए 1858 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें दूसरा पुरस्कार 1980 में डीएनए के बेस अनुक्रमों को ज्ञात करने के संबंध में भी दिया गया था। संश्लेषण 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए मानो इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। इली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को जोड़कर अनुक्रमों को तैयार किया जो मानो इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के 4 प्रजातियों के नाम लिखिए जिनसे मलेरिया होता है। ये देखिए, मलेरिया के रोग कारक मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन्स ये द्विपोषदेय परजीवी होते हैं। प्रथम पोषक तो मानव होता है, द्वितीय मादा एनाफ्रीज होता है। प्लाज्मोडियम कौन कौन से जाते हैं? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आदि मलेरिया रोग को फैलाने में प्रोटोजोन्स को विभिन्न जातियां हैं प्रोटोजोन्स की, ये इतने रोग फैलाते हैं। ठीक है, अब मलेरिया के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: सुदम तृतीयक मलेरिया, दुर्दम तृतीयक मलेरिया, चतुर्थ मलेरिया और ओवेल मलेरिया। ठीक है, संक्रमण आप जानते हैं, जब संक्रमित मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। जीवाणु में संक्रामक के रूप में शुरू परजीवी यकृत में अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं ना। ये सब तो आपको लॉन्ग आंसर में थोड़ा बड़ा करके दे दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना रहे। हालांकि इसको और पहले वाले में वीडियो में भी आपको बताया गया है। लक्षण देखिए क्या होता है: रोगी की भूख लगती है, रोगी को तीव्र ज्वर होता है, कब्ज हो जाती है ना, जी मिचलाता है। बचाव वयस्क मच्छर, इसका बचाव कैसे होगा? वयस्क मच्छर के लार्वा या प्यूपा को नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ये केवल उतना ही ना आपको देना है, लेकिन ये आपको दिया गया है ताकि आपको इससे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो भी आप इसका उत्तर सही से दे दें। एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागत पर आपको वर्णन करना है। ये देखिए, यदि किसी लक्षण का निर्धारित करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स हैं, इनमें से कोई भी समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर उपस्थित हैं तो इनमें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। जैसे मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति है ना, लैंडस्टर ने बताया था। मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागत बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, बर्नस्टीन के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग का एक अनुवांशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होते हैं। इस जीन्स की वंशागत 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन पर निर्भर करती है। अतः यह वंशागत बहुगुण एलीलवाद कहलाती है क्योंकि इसके जीन या एलील समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। ठीक है।
ये अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण कोश तथा विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। तो भ्रूण कोश देखिए ये है, यह गुरुबीजोड़धानी में धसी एक लगभग अंडाकार युग्मकोद्भीय संरचना होती है। भ्रूण कोश अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोज अस्तर द्वारा घिरा रहता है। अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त होता है, एक बड़ी द्विकेंद्र की या द्विगुणित केंद्रीय ध्रुवीय कोशिका, 3 अगुणित बीजांडद्वारी कोशिका व 3 निभागी कोशिकाएं। बीजांडद्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं के साथ अंड उपकरण बनाती है। निभागी कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कहलाती हैं। भ्रूण कोश की ये सभी कोशिकाएं जो द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है। अगला है विपुंसन किसे कहते हैं। विपुंसन देखिए, विपुंसन या बंध्याकरण में पादपों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को उनकी कलिका स्थित में ही चिमटी से निकाला जाता है एवं पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। ठीक है, यह है विपुंसन। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। तो मानव में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। भ्रूणीय विकास निम्नलिखित चरणों में होते हैं। ब्लास्टुला भवन में निषेचन के 5-6 दिन बाद मरोला फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। मरोला की कोशिकाएं गर्भाशय की ग्रंथियों से स्रावित पोषक पदार्थों को ग्रहण करने लगता है। विदलन विभाजनों के फलस्वरूप धीरे धीरे मरोला में कोरक गुहा और ब्लास्टोसेल का निर्माण होता है। अब यह भ्रूण कोरक एवं ब्लास्टुला कहलाता है। ब्लास्टुला के में बाहर की ओर कोशिकाओं की एक परत होती है जो पोस्ट कोरक या ट्रोफोब्लास्ट या एक्टोडर्म कहलाती है। इन कोशिकाओं से अपरा का निर्माण होता है। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं गर्भाशय में उपस्थित पोषक रस का अवशोषण करती हैं। इससे ब्लास्टुला की कोशिका में द्रव एकत्रित हो जाता है, प्राणी ध्रुव की ओर एकत्रित होता है। ठीक है। ये देखिए किस तरह से आपस में जुड़ते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, सिकल सेल एनीमिया पर आपको टिप्पणी करना है। दात्र कोशिका अरिक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया, ये देखिए क्या है। यह एक उपापचयी विकार है जिसमें अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत होकर के कैसे हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है और ऑक्सीजन की संभाल नहीं कर पाती है। इस रोग के घातक होने के बावजूद यह वाहक की मलेरिया रोग से रक्षा करता है। इसके युग्मविकल्पी अफ्रीका मूल के लोगों में यह उन स्थानों में लोगों में बहुतायत पाए जाते हैं जहाँ मलेरिया अधिक रोग फैलता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। मानव मल एवं पशुओं के गोबर से जैव गैस के निर्माण किया जा सकता है। अपशिष्ट जैव भार को मिथेनोजेनिक जीवाणुओं द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्षी विघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये है। ऐसे प्राप्त होने वाले गैस में मीथेन की गैस प्रचुर मात्रा में होती है। जंतुओं के अपशिष्ट जैव भार में सेलुलोज की मात्रा भी होती है। ठीक है, ये देखिए, इसको एक टैंक्स में बनाया जाता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप आ गया। मानव में मादा जनन का वर्णन करना है। ये देखिए अंडाशय है आपका, ये आपको पिछले वाले में भी दिखाया गया है आपको। पहला आपका अंडाशय है, दूसरा है सहायक ग्रंथि अंडवाहिनियाँ, फिर गर्भाशय, फिर आपका यौन, फिर भग। ठीक है,
सहायक ग्रंथियों में बर्थोलिन आस्तन ग्रंथियाँ ये पाई जाती हैं। फिर इसके देखिए, इसके बाद में आपको नर जनतंत्र का वो भी बता दिया गया है, ताकि हो सकता है कि आप में इस बार नर जनतंत्र आ जाए। तो पिछली बार ये आया था, तो शायद ये भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको दिखाया गया है ताकि आप उससे क्वेश्चन छूटे ना। इसमें अधिवेशन, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, सेशन मार्ग, ये प्रोस्टेट, कॉपर ग्लैंडिया, ये सब आपकी कौन सी हैं, नर जननतंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पशु पादपों में निषेचन पश्च घटना की व्याख्या करनी है। तो पहले आपको देखिए, ये निषेचन है, नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। ये निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद में देखिए यहाँ पर नर मादा के संलयन प्रकोष्ठ में होता है। फिर यहाँ पर देखिए भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। अगला क्वेश्चन है वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। ये अनुवांशिकी विज्ञान की शाखा। ठीक है। अनुवांशिकी, वंशागत किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षण आपस में संकरण कराए जाते हैं तो द्विसंकरण होता है। और यहाँ पर इसका आपको ये फिगर दिया गया है। जी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है समिष्ट क्या है। समिष्ट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर दिया गया है। प्रत्येक जात की वृद्धि लाक्षणिक प्रतिरूप के स्राव के साथ बढ़ती है। तो इसमें देखिए ये आपका होता है, वृद्धि के दो मौलिक रूप होते हैं, एक है एस वक्र, एक है जे वक्र। तो एस वक्र यानी सिग्माइड वक्र होता है। ठीक है। और दूसरा आपका जे वक्र, जब किसी समिष्ट के लिए असमित साधन होते हैं तथा पर्यावरण प्रतिरोध ना हो तब समिष्ट में निरंतर तीव्रता में वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये होता है, देखिए। ठीक है। तो ये अब वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।